वेलकम स्टूडेंट्स टू धृति क्लासेस। 10th क्लास के चैप्टर्स में हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है मिनरल्स एंड रिसोर्सेज के बारे में, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, जो कि ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से खास मिनरल्स हैं जो भारत में पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, कहाँ मेजर डिपोजिशन है उनका, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चंस मिनरल्स और मिनरल्स के डिपॉजिट्स से रिलेटेड आते हैं लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और कम से कम अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपका ये जो पढ़ाया हुआ लेसन है वो सब तक पहुंच सके। कैसा लगता है आपको ये पढ़ाई और ये वीडियो, जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल क्या है? देखिए अक्सर आप बायोलॉजी में पढ़ते होंगे तो वहां पर भी आपने सुना होगा कि वी रिक्वायर मिनरल्स फॉर आवर गुड हेल्थ। मिनरल्स में भी आप लोग सुनते होंगे कि हम लोग के ब्लड में जो है आपको आयरन की जरूरत पड़ती है। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है हमारे पास ऑक्सीजन को कैप्चर करने की जो ज़रूरत होती है वो आपको रेड ब्लड सेल्स में आयरन ही फुलफिल कर रहा होता है हेमोग्लोबिन के माध्यम से। हमारे बोन्स में कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि मिनरल्स का हमारे शरीर में भी ज़रूरत है, या यूँ कहूँ कि हमारे शरीर में भी बहुत सारे मिनरल्स से ही हम लोग बने हुए हैं। उसके अलावा जो भी चीज़ें आप अपने आसपास देख रहे हैं वो किसी ना किसी तरीके से मिनरल से जुड़े हुए हैं। चाहे वो आप कार्स देख लीजिए, बिल्डिंग्स बनता हुआ देख लीजिए, रोड्स बनते हुए देख लीजिए, आप कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देख लीजिए, आप कुछ भी देख लीजिए, बोर्ड देख लीजिए, ये रिमोट कुछ भी देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको जो है मिनरल्स से जुड़ा हुआ जरूर होता है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं आगे। तो मिनरल्स आर इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। जैसे मैंने बताया कि हमारी जिंदगी में ये रहेगा ही रहेगा। आप जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं अपने आसपास, जो भी बिल्डिंग्स देखते हैं, जो भी ट्रेन देखते हैं, ट्रेन की पटरी देखते हैं, पटरी के बीच में बिछी हुई जो है प्लेट्स देखते हैं, इंजन देख लिए, बस देख लिए, ट्रक देख लिए, हवाई जहाज देख लिए, हमारे खानों में जो है मिनरल्स मौजूद है। जैसे कि मैंने बताया, हर जिंदगी में हर पहलू पर आप जाइएगा तो आपको किसी ना किसी रूप में आपको जो है मिनरल्स देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है जी। तो मिनरल्स होता क्या है? मिनरल्स को जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो लोग रॉक्स और मिनरल्स की पढ़ाई कर रहे होते हैं। उन्होंने बताया कि मिनरल्स नेचुरली अकरिंग होता है अर्थ क्रस्ट में, होमोजीनियस होना चाहिए। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा होमोजीनियस मतलब कि इसके अंदर जो भी चीजें मिली हुई है वो यूनिफॉर्मली मिली होनी चाहिए और इसका कोई एक फिक्स्ड इंटरनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, उसके अलावा आपको जो फास्फेट हो गया, एल्यूमिनेट हो गया, सिलिका हो गया, SiO2, तो आपको एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर भी होना चाहिए और साथ ही साथ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में भी आपको पाया जाता है। सो मिनरल्स आर फाउंड इन वेराइड फॉर्म्स फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टैल्क। मतलब मिनरल्स वैराइटीज ऑफ टेक्सचर, वैराइटीज ऑफ कलर्स, वैराइटीज ऑफ कंपोजिशन आपको जो है मिल रहे होते हैं और इट इज वेरी लेस, इट इज प्रेजेंट इन आवर अर्थ क्रस्ट इन वेरी लेस अमाउंट, और हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उसका, यूं कहूं कि एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेकिन उतने में ही बहुत ही वैरायटी के आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि हार्डेस्ट डायमंड से लेकर के सॉफ्ट टैल्क, जैसा कि नाम है, ये बेबी पाउडर वगैरह में, कागज बनाने में, जनरल पाउडर वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए भी ये मिलता है। तो मिनरल्स की बहुत वैरायटीज ऑफ रेंजेस हैं। ठीक है जी। रॉक्स के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। रॉक्स के अंदर ही जो है कुछ होमोजेनियस सब्सटेंसेस मिलते हैं जिनको हम लोग मिनरल्स मिलते हैं। ऑब्वियसली पत्थर में, चट्टान में, चाहे वो अंडरग्राउंड चट्टान हो, जमीन के ऊपर हो, यानी माइनिंग करके हम लोग को निकालना पड़ रहा हो, या पहाड़ों को जो है तोड़ करके निकालना पड़ रहा हो, आपको मिलते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं क्या? मिनरल्स। तो डेफिनेशन वाइज आप क्या लिखेगा कि ये नेचुरली ऑकरिंग होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, इसका कोई पर्टिकुलर जो कह लीजिए कि कंपोजिशन होना चाहिए, क्रिस्टलाइन इन नेचर में हो सकता है, और साथ ही साथ ये जो आपको रॉक्स में पाया जाता है। फिर कह रहा है क्या कि कुछ रॉक्स जैसे कि लाइमस्टोन, उसमें कुछ एक ही मिनरल पाया जाएगा। जनरली आपको जो है कैल्शियम वगैरह पाया जाता है लाइमस्टोन में। लाइमस्टोन का फॉर्मूला कमेंट कीजिएगा जल्दी तुरंत, लाइमस्टोन केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। लेकिन बहुत सारे जो मिनरल रॉक्स हैं उनमें मिनरल्स में मल्टीपल कंपोजिशंस पाए जाएंगे। मतलब कई जगह पर ऐसे रॉक्स होंगे जिसमें जो है आयरन मैग्नीज साथ मिल जाएगा, कई जगह पर आपको जो है कोल्ड डायमंड साथ मिल जाएगा। तो कह रहा है कि कुछ रॉक्स ऐसे होंगे जहां पर आपको किसी सिंगल मिनरल की मौजूदि मिलेगी, उससे आप कोई एक मेटल या नॉन मेटल निकाल पाएंगे। कई जगह पर आपको मल्टीपल कह सकते हैं मिनरल्स की उपलब्धि मिलती है। लगभग 2000 से ज्यादा मिनरल्स अभी तक हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो ठीक ठाक मात्रा में आपको पहाड़ों में, चट्टानों में मिल जाते हैं।
A particular mineral that will be formed from a certain combination of elements depends on the physical and chemical conditions under which the material formed. बिल्कुल सही बात है। देखिए आपने केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ रिश्ता है, क्योंकि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स, तो वो भी केमिस्ट्री ही है, पर हम लोग ज्योग्राफी में इसलिए रहे हैं क्योंकि ये हम लोग को जो है अर्थ के क्रस्ट वगैरह से, रॉक्स वगैरह से मिल रहा होता है। तो कह रहा है क्या कि जो भी मिनरल आपको मिलेंगे उसकी कंपोजिशन डिपेंड करेगी कि वो किस तरह के पहाड़ से आया है, और वो किस तरह के केमिकल जो है सिचुएशन में रहा है, किस तरह के फिजिकल सिचुएशन में रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि उस रॉक के अंदर जो मिनरल मिल रहा है उसके अंदर जो भी मेटल, नॉन मेटल जो भी मिल रहे हैं या एनर्जी रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, वो क्या कंपोजिशन शो करने वाला है। यही बात आपको यहाँ पर कही जा रही है कि किस तरह के फिजिकल और केमिकल कंडीशन में रहा है, मतलब बरसात वाले पोजिशन में रहा है, वैलीज में रहा हुआ है, प्लेसर डिपॉजिट्स यानी एलुवियल डिपॉजिट्स में रहा हुआ है, सैंड में रहा हुआ है, समुद्र के नीचे रहा हुआ है, कहाँ है वो रॉक, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो मिनरल का कंपोजिशन कैसा है और उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। This in turn results a wide range of colors, hardness, crystal form, luster, density and particular mineral possesses. इसी वजह से जो है मैंने बताया था कि अलग अलग कलर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, क्रिस्टल फॉर्मेशन, लस्ट्रस होगा, नॉन लस्ट्रस होगा, डेंसिटी कितनी कठोर होगी आयरन जैसी या कितनी सॉफ्ट होगी आपको टैल्क जैसी, ये सब आपको जो है इसी बात पर डिपेंड करता है। और इसी के आधार पर जो है, इन्हीं सब प्रॉपर्टीज के आधार पर जियोलॉजिस्ट जो है वो मिनरल्स को कुछ पर्टिकुलर टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिनमें आ सकता है आपके पास मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज वाले मिनरल्स आ सकते हैं। मेटालिक में भी ऑब्वियसली फेरस वाले अलग डिवाइड करेंगे, नॉन फेरस वाले हम लोग अलग से डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये आपको जो है डिफरेंशिएशन कैसे, और इसको जरूर नोट डाउन करते चलिएगा, एक क्विक पॉइंट्स बनाते हुए चलिएगा आप नोटबुक में, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। मैं अक्सर बोलते आया हूं, जब भी कभी आप इसको एक समझ लीजिए कि वीडियो की तरह या मूवी की तरह देखते चलिएगा तब तक काम नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर बैठ करके नोट्स बनाने होंगे, और 1.5x और 2x पर और 2.5x और पता नहीं कितने x पर सुनने से काम नहीं चलता है। टेबल चेयर पर बैठिए, नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, जरूरत लगे तो पूरे पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए। और खास तौर पे इसमें हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अगर पॉसिबल हो तो पॉज करके आप जाकर के पहले कोई एक ब्लैंक मैप लेते आइए इंडिया का, क्योंकि हम लोग जो है एक से काम नहीं चलेगा, 2-3 आप मैप्स लेकर के आइए, क्योंकि इसमें हम लोग जो है कुछ आयरन ओर्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ हम लोग कोयला के बारे में पढ़ेंगे, कुछ हम लोग एल्यूमिनियम वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको 2-3 ब्लैंक मैप्स की जरूरत पड़ेगी। तो पॉज कीजिए, पहले आप जाकर के लेकर के आइए ब्लैंक मैप्स, पेंसिल जरूर ले लीजिएगा और उसको अच्छे से मार्क जरूर कीजिएगा 7x7। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि कैसे इसका डिफरेंशिएशन किया गया है। डिफरेंशिएट कैसे किया गया है मिनरल्स को जैसे कि मैंने बताया कि मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स और एनर्जी मिनरल्स के तौर पर आपको जो है डिफरेंशिएट किया गया है। मिनरल्स में क्या आ सकता है? फेरस मिनरल्स, फेरस इज रिलेटेड टू आयरन, तो आयरन ओर वाले हो सकता है जिसमें आयरन मौजूद हो जिन मिनरल्स में। नॉन फेरस वाले भी आएंगे मतलब जिसमें आयरन नहीं मौजूद हो। तो फेरस में क्या आ जाएगा? आयरन का ओर आ जाएगा, मैग्नीज का ओर हो जाएगा और निकेल का ओर आ जाएगा, कोबाल्ट का ओर आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं को हम लोग जो है फेरस मिनरल्स के तौर पर कहते हैं और ये मेटालिक कॉम्पोजिशन वाले भी हैं। ठीक है, तो इनको मिल जाएगा। फिर हो गया नॉन फेरस, मतलब ऐसे भी मेटल हो सकते हैं ना जो आयरन से रिलेटेड ना हो या आयरन की कैटेगरी में ना हो, मतलब मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल वाले कैटेगरी में, आयरन वाले कैटेगरी में ना हो, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे कि कॉपर हो गया, लेड हो गया, टिन हो गया, बॉक्साइट हो गया, बॉक्साइट बोलते तो एल्यूमिनियम हो गया। प्रीशियस मेटल भी तो हो सकते हैं, प्रीशियस मेटल भी तो हो सकते हैं, मतलब कि एक हो गया लोहा की कैटेगरी में जिसमें आ गया क्या क्या, आयरन आ गया, कोबाल्ट आ गया, निकेल आ गया, मैंगनीज आ गया। एक हो गया जो लोहा नहीं है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, एक ये कैटेगरी हो गया। एक हो गया प्रीशियस मेटल्स जो आसानी से रिएक्ट भी नहीं करते और काफी महंगे बिकते हैं, जैसे कि गोल्ड, और जान ही रहे गोल्ड की कीमत क्या चल रही है, आसमान फाड़ चुकी है गोल्ड की कीमत। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सिल्वर से ज्यादा, गोल्ड से ज्यादा तो सिल्वर चमक रहा है। ठीक है, प्लैटिनम हो गया, ये सब आपको प्रीशियस मेटल्स में आ गया। उसके बाद आता है नॉन मेटालिक, मतलब ऐसा हो जो मेटल ना भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है मेटल ना भी हो, बिल्कुल, जैसे माइका हो गया जिसको आप अभ्रक वगैरह पे कैटेगरी में डालते हैं, सॉल्ट हो गया, पोटैश हो गया, सल्फर हो गया, ग्रेनाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, इन सब की जरूरत जो है आपको, इन सबको हम लोग कैटेगराइज किसमें करते हैं? नॉन मेटालिक मिनरल्स में। तो क्लियरली क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटालिक मिनरल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटालिक मिनरल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटालिक मिनरल। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ये आ सकते हैं, तो इन पॉइंट्स को जरूर आप नोट डाउन अच्छे से करते चलिएगा। बात करते हैं एनर्जी मिनरल्स की। ठीक है जी, मार्बल हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ये सब नॉन मेटालिक में आ जाएगा। एनर्जी मिनरल्स की बात करें तो एनर्जी मिनरल्स में क्या आ जाएगा? कोयला, ठीक है, पेट्रोलियम आ जाएगा, नेचुरल गैसेज आ जाएंगे, ये सब किसके एग्जांपल हो जाते हैं? आपको एनर्जी रिसोर्सेज के। अब हम लोग पढ़ना है क्या कि ये मिनरल्स पाए कैसे जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि रॉक्स में तो मिलते हैं, वो अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स के तौर पर मिले रॉक्स के, या ओवर द ग्राउंड मिले, बट कहाँ?
किस तरह के रॉक्स मिलेंगे, या यूं कहूं कि रॉक्स का फॉर्मेशन जहां पर हो रहा होगा, जैसे आपने रॉक चैप्टर पढ़ा होगा, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो किस तरह के रॉक्स में मिलेंगे, और मिलेंगे तो वो कौन से खास मिनरल्स होंगे जो उस तरह के रॉक्स में आपको दिखने को मिलेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्लीज जो है लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कैसा आपको लग रहा है पढ़ाई। वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड, ये मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? जैसे मैंने बताया कि आपको जो है आयरन ओर हो गया, बॉक्साइट हो गया, ओर हो गया, या जो भी ओर आपने सुना होगा, तो कोई भी मिनरल जब हम लोग मिलते, देखिए मिनरल और ओर में आपको फर्क समझना पड़ेगा। मिनरल का मतलब हो गया एक सर्टेन कंपोजिशन जो आपको जैसे आपको जो है बॉक्साइट एक सर्टेन कंपोजिशन केमिकल है Al2O3, आपको लेट्स से कोई और एग्जांपल ले लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, एक मिनरल हो गया, ये कंपोजिशन हो गया, लेकिन मिलेगा कहाँ? तो मिलेगा ये ओर्स में। और ओर्स क्या होंगे? ऐसे बहुत सारे मिनरल्स या सिंगल मिनरल के साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज मौजूद होंगे उसमें कुछ भी इंप्योरिटीज मौजूद हो सकती है, डस्ट मौजूद हो सकता है, या दूसरे डिपॉजिट्स मौजूद हो सकते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ओर। लेकिन ओर हम उसे ही कहेंगे जैसे वो मिनरल बहुत सारे रॉक्स में मिलेगा आपको, लेकिन ओर हम किसे कहेंगे? ओर हम उसे कहेंगे जिससे हम इकोनॉमिकली कम खर्च में आसानी से उससे हम लोग कोई मिनरल एक्सट्रैक्ट कर सके, या यूं कहूं कि उस मिनरल से मेटल को निकालना आसान हो, उस ओर के अंदर जो है इस मिनरल की मौजूदगी ज्यादा मात्रा में हो, इजीली निकाल पाए, क्वांटिटी ठीक ठाक हो, इकोनॉमिकली वायबल हो, उसको हम लोग ओर के कैटेगरी में रखेंगे। तो कह रहे हैं कि ये मिनरल्स कहां मिलते हैं? जनरली ओर्स मिलते हैं। द टर्म ओर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्युमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स। और उसे कहेंगे जिसमें कोई मिनरल ठीक ठाक मात्रा मौजूद हो और कुछ दूसरे एलिमेंट्स के साथ, या यूं कहूं कि इंप्योरिटीज के साथ मौजूद हो, इकोनॉमिकली कमर्शियली वायबल होना चाहिए, मतलब आसानी से हमको वो निकाला जा सके। ये है एक नेचुरल ओर के तौर पर, और एक्सट्रैक्ट करने बाद ऐसा ओर दिख रहा हो, तो आसानी से जो आपको निकाला जा सके और ठीक ठाक कॉन्सेंट्रेशन। ऐसा ना हो कि पता चला वो कहते हैं ना, खुदा पहाड़ निकली चूहिया, पूरा ओर जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया और मिल रहा है मतलब पाव भर मिनरल। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि ओर उसे हम कहेंगे जिसके अंदर मिनरल्स की मात्रा ठीक ठाक मौजूद हो, प्लस उसको निकाल पाना आसान हो। पता चला बहुत ज्यादा और मिनरल है, लेकिन निकालते कि मतलब क्या बोलो कि मतलब AI का युग आ गया, मतलब AI ही टेक ओवर कर लिया रोबोट से। तो इतना भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, या इतना पैसा लग गया कि पूरा देश का GDP चला गया उस ओर को ओर से मिनरल निकालने में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि ये जो ओर्स हैं या जो रॉक्स के पार्ट्स हैं, ये आपको मिलेंगे कहां? जैसे बताया कि ये कई बार जमीन के ऊपर के सरफेस में मिल सकते हैं, पहाड़ काटते काटते निकाल जा सकता है, या जमीन के अंदर मिल सकते हैं। इसको हम लोग कई बार ओपन कास्ट माइनिंग भी कहते हैं, और इनसाइड माइनिंग के तौर पर भी, शाफ्ट माइनिंग के तौर पर भी कहते हैं। तो क्या क्या द टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड डिटरमाइंस द रिलेटिव ईज विथ विच मिनरल्स ओर्स कैन बी माइंड। कहां मिलता है इससे भी डिपेंड करता है कि हम कितनी आसानी से, कितने कम खर्चे में निकाल सकते हैं। अब सोचिए जितना डीपर हम चले जाएंगे रॉक्स में, उतना ज्यादा खर्च आएगा, उसको कह सकते हैं कि आपको जो है होल करने में खर्चा बढ़ेगा। यहाँ पर खर्चा कम लगेगा, वहां से निकालने में भी आपको ज्यादा जो है खर्च लग सकता है। तो कहां मिलता है इस पर भी डिपेंड करती है कि वो और से मिनरल निकालने में क्या खर्चा आएगा। जैसे मैंने बताया कि क्या खर्चा आएगा। इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन इन विच मिनरल ऑकर्स। जैसे मैंने बताया कि कहां मिल रहा है ये मिनरल, किस तरह के रॉक्स मिल रहा है, किस तरह के डिपोजिशन पे मिल रहा है, ये भी हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो मिनरल्स कहां कहां मिलेंगे? मिनरल्स या तो इग्नियस रॉक्स के फॉर्मेट में मिलेंगे, या तो मेटामॉर्फिक फॉर्म रॉक्स में मिलेंगे, ठीक है जी। लेकिन कहां, किस तरह के पोजिशंस में? या तो हो सकता है क्रैक्स में, यानी दर्रों में, या तो हो सकता है सर्विसेज में। सर्विसेज छोटे छोटे क्रैक होते हैं पहाड़ों के बीच में, या फिर हो सकता है फॉल्ट्स में। फॉल्ट्स आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास वगैरह में पढ़ा होगा, जब हम लोग देखते हैं कि बड़ा हिस्सा पहाड़ का जो है वो धंस जाता है या अर्थक्वेक की वजह से हट जाता है, उन फॉल्ट्स में। ये टर्म्स नोट डाउन जरूर कीजिएगा, पूछ लेगा कि इनमें से किसमें मिनरल्स नहीं मिलता है, ठीक है। जॉइंट्स में यहाँ पर जो है कह सकते हैं सेडिमेंट होते चला गया एक के ऊपर एक, और उन जॉइंट्स में आपको जो है मिल जाता है। फिर जब हम बात करते हैं इग्नियस रॉक्स की, या यूं कहो कि इग्नियस रॉक्स किससे बनता है भैया? लावा से मिलता है। मॉल्टेन लावा बाहर निकल आती है, वो ठंडी होती है तो इग्नियस रॉक बनती है। लेकिन निकलने से पहले, धरती से बाहर निकलने से पहले, धरती के अंदर भी वो चाहती है कि अलग अलग जगह से निकल जाऊं, या अलग अलग जगह पर जहां भी उसको जगह मिले वो लावा निकलनी चाहती है। तो उसी में कुछ टर्म्स आते हैं, एक आता है लोड और एक आता है वेन्स। यानी बाहर निकला वोल्केनो के फॉर्म में वो तो अलग है, लेकिन बाहर निकलने से पहले उसने अलग अलग पत्ती जहां जहां उसको जगह मिला, जहां जहां वो पिघलाता चला गया, या जहां जहां वो लावा जो अपना प्रेशर बनाता चला गया, उन पतली धारियों को अपने कहता है वेन्स। और बाहर निकलने से पहले धरती के अंदर ही, क्रस्ट के अंदर ही वो जगह जगह पर डिपॉजिट हो जाता है, उसको कहते हैं लोड्स।
तो इनमें भी लोड्स में भी आपको मिलते हैं कई जगह पर मिनरल्स और कई जगह पर वेन्स में मिलते हैं। बाहर इग्नियस रॉक बना दिया, मेटेरियल पूरा बाहर ही आ चुका है, वो तो है ही, इसीलिए आप इसको माइन करते 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 अंदर जाते हैं और फिर वहां से आप मटेरियल लेकर के आते हैं। ये किसकी बात हो रही है? इग्नियस रॉक वाले के टाइप की बात हो रही है। तो ये कह रहा है कि कुछ मात्रा में जो आपको वेन्स में भी और कुछ ज्यादा मात्रा में आपको लोड्स में, क्योंकि यहां पर ज्यादा डिपॉजिट होता है लावा का, भी मिलता है। तो ये टर्म्स आपको ध्यान रखना होगा कि लोड्स और वेन्स में क्या मिलता है। तो लोड्स और वेन्स में मिनरल्स मिलते हैं। लोड्स और वेन्स किन की वजह से बनता है? ये मॉल्टेन लावा के वजह से बन रहा होता है। फिर ये भी पूछ सकता है कि लोड्स और वेन्स जो है धरती के बाहर बनते हैं कि धरती के अंदर बनते हैं? तो धरती के अंदर बन रहे होते हैं। ठीक है जी। इन मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स और इन लिक्विड मोल्टेन गैसियस फॉर्म आर फोर्स्ड अपवर्ड थ्रू कैविटीज टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। जैसे मैंने बताया कि आपको जब जब लावा बाहर आने की कोशिश करेगा तब तब ये बनते हैं और फिर वो ठंडा होकर के सॉलिडिफाई होकर के वहां जगह बना लेते हैं, बाहर आते हैं तो पहाड़ बना लेते हैं। मेजर मेटालिक मिनरल्स लाइक टिन, कॉपर, जिंक, लेड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेन्स एंड लोड्स। ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा कि वेन्स और लोड से किस तरह के ज्यादातर मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं। वो आपको आता है कॉपर, टिन, जिंक और लेड जैसे मिनरल्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हो गया भैया? बहुत समय से जो है पहाड़ इरोड हो रहा था, कहीं और डिपॉजिट हो रहा था, इरोड हो रहा था, कहीं और डिपॉजिट हो रहा था, उसी से बनता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट हो जाता है, उससे बनता है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये जो है आपको अलग अलग समझ लीजिए कि सेडिमेंट हुआ भाई, तो एक के ऊपर एक लेयर, 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 ऐसे बनाया होगा। तो वही कह रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक्स में जो है बहुत सारे मिनरल्स इन बेड्स में, इन लेयर्स में आपको देखने को मिलते हैं। दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। स्ट्रेटा मतलब लेयर्स। तो हॉरिजॉन्टल लेयर्स में आपको जो है मिनरल्स देखने को मिलता है। कई बार अलग अलग लेयर्स में अलग अलग मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिपोजिशन एक दिन, 2 दिन या 100 साल में नहीं हुए हैं, ये हजारों हजारों लाखों लाखों साल में डिपॉजिट्स होते हैं। तो क्या पता जो डिपोजिशन पहले हुआ होगा वो किसी और रॉक से टूट करके आकर बना होगा, बाद में जब डिपोजिशन हो रहा होगा वो किसी और तरह के इरोजन के बाद का नतीजा होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में आपको देखने को मिलते हैं। कोल एंड सम फॉर्म्स ऑफ आयरन और हैव बीन कंसंट्रेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। कोयला और लोहा, इनमें से कुछ एक एग्जांपल्स है जो आपको इस तरह के बहुत ज्यादा प्रेशर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जमा होते चला गया, जमा होते चला गया, जमा होते चला गया। आप जानते हैं कोयला के फॉर्मेशन के बारे में आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। जमा होते चला गया, डिपॉजिट होते चला गया और इससे जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत हीट और प्रेशर झेलना पड़ा, जिससे जो आपको मिलते हैं। कुछ और जो सेडिमेंट्री मिलते हैं, जिप्सम हो गया, सोडियम सॉल्ट हो गया, पोटैश सॉल्ट हो गया। आपने जिप्सम के बारे में पढ़ा भी होगा। जिप्सम का फॉर्मूला जो है कमेंट कीजिए और बताइए जिप्सम से हम लोग और क्या बनाते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इनका एग्जांपल इन पे आप लोग ज्यादा मिल रहा होता है। फिर कह रहा है क्या? दीज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन स्पेशली इन एरिड रीजन। सूखे जगह पर जब चीजें इरोड हो जाती हैं और वहां से जब डिपोजिशन मिलती है तो उसकी वजह से भी आपको यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह देखने को मिल रहा होता है। जैसे कोयला है, आपको जो है क्या बोलते हैं कि वो इलाका जो है सूखा हो गया, खराब खत्म हो गया, या आपको जो है पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, वो आपको जो है जगह पूरी समुद्र जो है सूख गई, वहां आपको मिल गया, ऐसे कहने का। अदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द डिकम्पोजिशन ऑफ द सरफेस रॉक्स एंड द रिमूवल ऑफ सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लीविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मेटल कंटेनिंग ओर्स। कह रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जांपल के तौर पर आप इसको देख सकते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि डिपॉजिट्स में से जो है आपको केमिकल कंपोजिशन के रिएक्शंस की वजह से जो है जो कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कह सकते हैं कि आप कह लीजिए कि इम्प्योरिटीज के तौर पर होते हैं, वो अलग ही चले जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं रिएक्ट करके, बाकी हमारे काम की चीजें बच जाती हैं, इनके जगह पर भी आपको मिल जाता है। कह रहा है कुछ जो है डिकम्पोजिशन में ऐसे जगह पर मिलेंगे जहां पर कुछ सॉल्युबल कंस्टिट्यूएंट धुल जाते हैं और कुछ जो है बच जाते हैं, जिनको हम लोग मेटालिक ओर्स के तौर पर या मिनरल ओर्स के तौर पर हम लोग निकाल लेते हैं। बॉक्साइट इसी तरीके से बनता है। बॉक्साइट किसका ओर है? एल्यूमिनियम का ओर है। Certain minerals may occur as alluvial deposits in the sands of valley floors and the base of hills. Alluvial deposits क्या है? Alluvial deposits मतलब कि alluvial soil आया, वहां से नदी अब रफू चक्कर हो गई या कुछ कुछ जगह पर छोटी छोटी कम कम मात्रा में जो पानी बच गया, that is called alluvial deposits. इसको placer deposits भी कहते हैं। नाम नोट डाउन कर लीजिएगा, placer deposits। तो कह रहा है क्या कि कुछ मिनरल्स जो आपको alluvial deposits में मिलते हैं, पहाड़ों के बेस पर मिल रहे होते हैं, या जहां से एक बार नदी आई होगी और वहां से फिर वो नदी ने रास्ता बदल लिया होगा, वहां पर डिपॉजिट किया होगा, जैसे सोना वगैरह आपको ऐसे ही मिलता है। ठीक है, दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स। इन्हीं को हम लोग कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स। और इसमें जो है आपको जो है सोना वगैरह बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन जैसे मैंने बताया सोना क्यों फेमस है यहाँ पर, क्योंकि इन जगहों पर वही मिनरल्स मिलेंगे जिनका पानी से कोई रिएक्शन नहीं होता, नॉट कोरोडेड बाई वाटर। तो गोल्ड नहीं होता है, तो गोल्ड वगैरह आपको जो है इन प्लेसर डिपॉजिट्स में ज्यादा मिलता है। सिल्वर वगैरह मिलेगा, प्लैटिनम वगैरह मिलेगा, जो पानी से इजीली रिएक्ट
ना करता हो। तो प्लेसर डिपॉजिट समझ गए, एलुवियल डिपॉजिट्स को ही प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। पहाड़ों के बीच में कभी नदी गई होगी, एलुवियल डिपॉजिट्स छोड़ के चली गई होगी, अब नदी ने रास्ता बदल लिया, नदी सूख गई, तो यहां पर जो डिपॉजिट्स वो नदी लेकर के आई होगी उनको हम लोग कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट। देखिए बुलडोजर जा रहा है और सब जो है यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लेकर के आएगा। तो कौन से मिनरल्स यहाँ पर मिलेंगे? बेसिकली यहाँ पर वो मिनरल्स मिलेंगे जो पानी से इरोड ना होते हो, कोरोड ना होते हो। फिर कह रहा है क्या कि समुद्र, मैंने स्टार्टिंग बताया था कि कहां पर मौजूद है, समुद्र के नीचे मौजूद है, पहाड़ के ऊपर मौजूद है, जमीन के नीचे मौजूद है, कहां मौजूद है उसके हिसाब से मिनरल्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ओशन वाटर कंटेन्स वास्ट मिनरल क्वांटिटीज ऑफ मिनरल। अच्छा मैं एक और चीज बता दूं कि पानी समुद्र के नीचे तो अभी मतलब पूरी तरीके से खोजा भी नहीं है, खोजा तक नहीं है। 10% भी हम लोग समुद्री बेड्स को, जाए सी बेड्स को हम लोग ने नहीं खोजा है। शायद आप लोगों को इकोनॉमिक्स में या कहीं पर तो मैंने बताया भी होगा, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की खोज जो है लगातार चल रही होती है और अलग अलग दुनिया के देश जो है जानबूझ के जा रहा है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स लेकर के। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स क्या हो गया? ऐसे छोटे छोटे दाने होंगे जिनके अंदर बहुत सारे मिनरल्स मौजूद होंगे या बहुत सारे मेटल्स मौजूद होंगे। इसकी ये रिसोर्सेज का एक तरीका है, क्योंकि जमीन के ऊपर से आप खत्म कर रहे हैं, लोहा खत्म कर रहे हैं, एल्यूमिनियम खत्म कर रहे हैं, माइनिंग करके सब कुछ निकाल चुके हैं, अब कहां जाइएगा? अब कहां जाइएगा? तो अब सी बेड को खोज रहे हैं और सी बेड से सारे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को निकालने की कोशिश की जाए, जिसमें चाइना, क्यों लगता है आपको साउथ चाइना सी में इतना कब्जा क्यों किया जा रहा है? सिर्फ ट्रेड और ट्रांसपोर्ट से? जी नहीं, बहुत सारे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स इंडियन ओशन में आपको मिल रहा होता है। तो सी बेड को अभी हमने नहीं खोजा है, उसमें भी, उसके अंदर भी तो पहाड़ है भाई साहब, उसके अंदर भी तो क्या बोलते हैं वोल्केनिक इरप्शंस हुए होंगे, वहां भी आपको मिनरल्स है। और हम इंसान अंतरिक्ष नहीं छोड़ रहे, धरती नहीं छोड़ रहे, आप समुद्र में नहीं छोड़ेंगे। खैर, the ocean water contains vast quantities of minerals, but most of these are too widely diffused to be economically significant. इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग जगह पर, एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, या यूं कहो कि उन जगहों को हम नहीं खोज पा रहे हैं जहां पर कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा में अवेलेबल है। लेकिन कॉमन सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब जो है हम लोग को ओशन वाटर से मिलता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, ओशन वाटर से मिलने वाले फेमस मिनरल्स कौन से हो गए आपको? कॉमन सॉल्ट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये आपको ज्यादातर वहीं से मिल रहे होते हैं। मैग्नीज नोड्यूल्स हो गया, ठीक है, जैसे मैंने बताया था पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मतलब बहुत सारे मल्टीपल रहेंगे, ये मैग्नीज नोड्यूल हो गया, ये आपको जो है वहीं से मिल रहे होते हैं। अब एक टर्म आता है रैट होल माइनिंग। देखिए माइनिंग का मतलब तो हो गया कि आप पहाड़ को खोदिए और वहां से जो भी मिनरल वो निकल कर आएगा। रैट होल माइनिंग मतलब क्या? कि चूहा जाएगा माइनिंग करने? नहीं, लेकिन चूहे जैसा ही जाएंगे इंसान। ये कई बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मना किया जा चुका है कि ये इनह्यूमेन प्रैक्टिस है, ये अमानवीय प्रैक्टिस है, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जिसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पतले पतले होल्स बनाए जाते हैं कि इंसान को बस रेंगने जितना, और वो अंदर जाकर के फिर खोद करके बाहर लेकर के आता है। दैट इज कॉल्ड रैट होल माइनिंग। अभी भी कई जगहों पर नॉर्थ ईस्ट में जो है, असम वगैरह में जो है, कई परिवार है जो पारिवारिक काम ही यही है रैट होल माइनिंग करना, बट सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया है। हालांकि आपको याद होगा शायद 2023 की बात है, 23 या 24 की बात है, उत्तराखंड में जो है बहुत ज्यादा जो है डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वो बिल्डिंग गिर गई थी और अंदर मजदूर फंस गए थे। कितना भी ड्रिल किया था, बीच में जो है सब कुछ लोहा वगैरह का पोर्शन आ जा रहा था, ड्रिल में था, वहां पर ये रैट होल माइनर्स काम किए थे। क्योंकि है इनह्यूमन प्रैक्टिस, इसमें कोई जरूरी नहीं, लेकिन कई जगहों पर जब रास्ता नहीं मिल पाता, जहां बहुत ज्यादा माइन नहीं कर पा रहे होते, वहां पर छोटे जगह बना करके ड्रिल करके सिर्फ एक इंसान के रेंगने जैसी जगह बनाई जाती है। दैट इज कॉल्ड रैट होल माइनिंग। डू यू नो दैट मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया आर नेशनलाइज्ड, आर देयर एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर द ऑब्टेनिंग ड्यू परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। यस, ऑब्वियसली वी नो दैट जो बहुत सारे माइंस है, वो मैक्सिमम माइंस जो है वो गवर्नमेंट ने परमिशन देना होता है, तभी वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी। But in most of the tribal areas of the Northeast India, minerals are owned by individuals or communities. जैसे मैंने बताया कि अभी भी बहुत सारे इलाकों में पारिवारिक काम है, वो रैट होल माइनिंग करके अपने जरूरत का सामान निकाल लेते हैं, बस मिलता है तो बेच भी देते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे जगहों पर जो है ये काम रैट होल माइनर्स के द्वारा किया जाता है, जिसमें मेघालय में जो आपको लाइमस्टोन, कोयला, डोलोमाइट, आयरन ये सब आपको मिल रहे होते हैं। जो आपको जोहाई और चेरापूंजी वाला इलाका है, वहां पर जब एक ही परिवार के कई सारे लोग जो है रैट होल माइनिंग करके जो है, जोहाई और चेरापूंजी वाला इलाका जो है, यहाँ पर रैट होल माइनिंग ऐसे बस मतलब कम जगह जहां पर आप मशीनें नहीं ले जा सकते हैं, शाफ्ट नहीं ले जा सकते, लिफ्ट नहीं ले जा सकते, उनको आप रैट होल माइनिंग कहते हैं। फिर कहां कहां हम लोग को मिल रहा होता है भैया? इंडिया इज फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वेरिड मिनरल रिसोर्स। इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ऑब्वियसली हमसे ज्यादा भी रिसोर्सेज दुनिया के देशों के पास है, बट फेयरली एनफ हमारे पास रिसोर्सेज है, हम अपनी जरूरत का इस्तेमाल करके फिर एक्सट्रैक्ट भी करते हैं। लेकिन एक जगह पर नहीं है, अलग अलग जगहों पर फैला हुआ है। ब्रॉडली स्पीकिंग, पेनिसुलर रॉक्स कंटेन मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स ऑफ कोल, मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। प्लेट्यू या यू कहूं पेनिसुलर इंडिया। क्यों पेनिसुलर इंडिया, क्यों हिमालय नहीं? देखिए हिमालय में पहली बात तो हमने अभी उतनी खोज की नहीं, क्योंकि यंग माउंटेन है, वो पहाड़ का कम, मिट्टी का ज्यादा बना हुआ है। आप देखते होंगे कि हमेशा जो है वो लैंडस्लाइड होते रहता है। पेनिसुलर इंडिया में क्या है कि जो भी पहाड़ियां हैं वो काफी पुरानी है, काफी पुरानी, और वहां पर जो डिपॉजिट्स है वो अब ठीक ठाक स्टेबल हो चुके हैं। मतलब वहां पर आप
माइनिंग कीजिएगा तो ऐसे अनस्टेबल नहीं हो जाएगा। हालांकि अभी अरावली का इशू चल रहा है, कमेंट करके जरूर बताइए कि अरावली हिल्स कहाँ है, या यूं कहूं कि किन किन राज्यों से मौजूद होती है। पहला क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अरावली हिल्स की वजह से भारत के नॉर्थ इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी बन पाती है। तीसरा, अभी जो है जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें अरावली के डेफिनेशन के हिसाब से कितने हाइट के बाद अरावली हिल्स का दर्जा मिलेगा। ये 3 क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। तो कहा जा रहा है क्या कि पेनिनसुलर रॉक्स में जो है ज्यादातर आपको मिनरल्स मिल रहे होते हैं, जिसमें कोयला, माइका, लोहा, ये सब जो आपको जनरली ज्यादातर मिल रहे होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न फ्लैंक्स और कुछ गुजरात और आसाम वाले बेल्ट में भी आपको मिल रहा होता है। पेट्रोलियम डिपॉजिट्स भी आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। यहाँ पर आपको जो है बॉम्बे हाई वाला इलाका हो गया, कुछ गुजरात और राजस्थान वाला इलाका हो गया, इन सब जगहों पर भी आपको ठीक ठाक मिल रहा होता है। राजस्थान वाले इलाके में कुछ जो आपको नॉन फेरस मिनरल्स जैसे माइका वगैरह आपको खूब सारा मिल जाता है। एलुवियल डिपॉजिट जहां पर है वहां पर भी बहुत सारे मिनरल्स आपको मिल जा रहे होते हैं। तो ये बेसिकली अलग अलग प्रोसेस पेनिनसुला में ही ज्यादा आपको मिलने के चांसेस होते हैं। अब ये जो है मिनरल्स कहाँ मिलते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। Concentration of mineral in the ore, the ease of extraction and the closeness to a market plays an important role in the affecting the economic viability of the reserves. क्या बात बोली जा रही है? बोली जा रही है कि मिनरल कितना मौजूद है ओर में, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, कितनी आसानी से निकाल पा रहे हैं उस ओर से, तब उसको चूज करेंगे। तीसरा, मार्केट उससे कितना नजदीक है। मार्केट किससे नजदीक मतलब कि कहां पर हम उसकी माइनिंग करने वाले हैं और उसका इस्तेमाल कुछ भी बनाने के लिए, जैसे हम लोग लोहा निकाले उससे हम लोग स्टील बनाने का काम कर रहे हैं, स्टील बेचने का काम करेंगे, वो कहां होगा। इसीलिए आप ज्यादातर देख के बताइए मुझे कि टाटा नगर, जमशेदजी नगर, इन सब जगहों पर ज्यादातर किस चीज की फैक्ट्रीज हैं, कमेंट करके बताइए। और आगे हम लोग देखेंगे कि ये जिन भी जगहों पर है, कमेंट करके बताइए कहां है टाटा नगर, कहां है जमशेद नगर, ये जगह किस कह सकते हैं कि रीजन के आसपास है और वहां पर क्या मिलता है। और इससे भी आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो क्या करेगा कि हमेशा आपको याद रखना है कि जो मिनरल मौजूद है वो कितनी आसानी से हम निकाल पा रहे हैं, वो मार्केट से कितना नजदीक है वो, और नहीं है तो मार्केट को नजदीक ले आइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी रिजर्व के आसपास। Thus to meet the demand, a choice has to be made between number of possible options कि आप क्या कीजिएगा। या तो आप जो है जहां पर मिनरल है वहां पर पहुंच जाइए, आप जो है मार्केट बना लीजिए या फैक्ट्री बना लीजिए, या फिर वहां से मिनरल लेके जाइए कहीं और बनाइए तो उसका खर्चा अलग है, या फिर जहां पर आपको मार्केट है उस मार्केट को खींच के यहाँ ले आइए। तो कई बार एक चीज देखने को मिला है कि एक तरफ मान लीजिए किसी चीज को बनाने में आपको 2-3 चीज की जरूरत पड़ी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपको जो है कोयला और आयरन की जरूरत पड़ी है स्टील बनाने के लिए। कोयला यहाँ मिल रहा है, स्टील यहाँ मिल रहा है, तो आपने क्या किया, इसके बीच में एक पटरी बिछा दी। तो आप मुझे पहले कमेंट करके बताइए, पॉज करके कमेंट करके बताइएगा कि अगर मुझे इन दोनों का ही इस्तेमाल करना है स्टील फैक्ट्री के लिए, तो आपके पास क्या ऑप्शन है। आपके पास मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूं। या तो मैं आयरन ओर वाले जगह पर स्टील फैक्ट्री बैठा लूं, या तो मैं कोयला जहां पर है वहां स्टील फैक्ट्री बैठा लूं, या बीच में बैठा लूं, दोनों जगह से मैं लेकर के चलाऊंगा, वहां बनाऊंगा। तो 3 ऑप्शन आपके पास है, आयरन के पास स्टील फैक्ट्री, कोयला के पास स्टील फैक्ट्री, या दोनों के बीच में स्टील फैक्ट्री। पॉज कीजिए और ईमानदारी से जवाब दीजिए। आई होप पॉज कर लिए होंगे और जवाब सुनिए। अब ना ही आपको कोयला के पास बैठाना है फैक्ट्री, ना ही आपको आयरन ओर के पास बैठाना है फैक्ट्री, ना ही आपको बीच में बैठाना है फैक्ट्री। क्या बात कर रहे हैं सर, चौथा ऑप्शन था तो आप दिए ही नहीं। जी हाँ, आपको दोनों जगह फैक्ट्री बैठानी है। कोयला के ओर के पास भी स्टील फैक्ट्री, लोहा के ओर के पास भी स्टील फैक्ट्री। ये कैसे सर, एक रेलवे लाइन बीच में बिछा देंगे, यहां से जब कोयला लेकर के जाएंगे, ट्रेन लेकर के जाएगी, वो जो स्टील फैक्ट्री मौजूद होगी आयरन ओर के पास, वहां कोयला दे देगी, वहां काम चालू, क्योंकि लोहा तो वहीं मिल जा रहा है, स्टील बन रहा है। वापस जब रिटर्न होगी तो खाली क्यों आएगी सर, वहां से लोहा भर करके चली आएगी कोयला वाले माइन के पास। यहाँ पर ऑलरेडी लोहा मौजूद है, सॉरी कोयला मौजूद है, लोहा हम लेकर के आए हैं, यहाँ के स्टील प्लांट में बनने का काम चालू। मतलब आपको दोनों जगह पर फैक्ट्रीज ओपन कर लेनी है, बीच में ट्रांसपोर्टेशन जनरली रेलवे लाइंस बिछा देनी है। ट्रेन यहाँ से कोयला लेकर के जाएगी, वहां डिपॉजिट करेगी स्टील वाले प्लांट में, आयरन वहीं मौजूद है, आयरन लेकर के आएगी और कोयला के पास डिपॉजिट करेगी जहां पर कोयला ऑलरेडी मौजूद है और स्टील प्लांट चलेगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि आपको ये ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे कि सस्ता पड़े, एफिशिएंट हो और मार्केट के करीब हो जाए। मार्केट के करीब हो जाए तो मार्केट को वहां पर ले आइए, आप स्टील फैक्ट्री वहीं ले आइए, वहीं से लोग खरीद के लेके जाएंगे। ऑलराइट, आई होप आपको ये टर्म समझ में आया होगा, नहीं तो पीछे जो है बैक जाकर के वापस इस पॉइंट को समझिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों जगह पर फैक्ट्री क्यों खोली गई थी। अब बारी है, हम लोग बारी बारी से देखेंगे। अब हम लोग हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहीं शुरू है। अब आपको जो है पॉज करके मैप लेकर बैठ जाना चाहिए, मैप और पेंसिल लेकर के बैठ जाना चाहिए और बहुत ध्यान से टेबल चेयर पर आपको मार्किंग करनी होगी। अब हम लोग एक एक करके फेमस या इंपॉर्टेंट मिनरल्स और उनके ओर्स के बारे में बात करेंगे, वहां वो कहाँ मिलते हैं इंडिया में, उसकी बात करेंगे। रेडी, चलिए। पहले आता है फेरस मिनरल्स, यानी लोहा से रिलेटेड मिनरल्स के बारे में बात हो रही है।
फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स। जितना भी हम मेटालिक मिनरल बनाते हैं उसमें 3/4 यानी 75% फेरस मिनरल्स होता है। क्या बोला मैंने? जितना भी मेटालिक मिनरल्स हमारे पास मौजूद है उसमें का 3/4 यानी 75% सिर्फ और सिर्फ फेरस मिनरल्स से रिलेटेड है। ये मेजॉरिटी ऑफ फैक्ट्रीज जो भी हैं, चाहे वो ट्रक बनाने की फैक्ट्री हो, वो स्टील बनाने की फैक्ट्री हो, वो आयरन रॉड बनाने की फैक्ट्री हो, कुछ भी फैक्ट्री हो, उसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके अलावा जितने भी मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज है जो दूसरा भी निकालने का काम कर रहे हैं, उन सब जगहों पर भी इनकी जरूरत पड़ती है। इंडिया में फेरस मिनरल्स अपना डिमांड फुलफिल करने के बाद हम एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, और द क्रेडिट गोज टू, ऑब्वियसली बात है, विदाउट एनी डाउट, द टाटा ग्रुप ऑफ द कंपनीज, कि हम लोहा एक्सट्रैक्ट करके बना करके बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आयरन ओर जो है वो किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन है, क्योंकि बिना लोहा के काम नहीं चल पाएगा। चाहे आप नॉन फेरस मिनरल्स का ही इस्तेमाल क्यों ना कर रहे हो, उसकी जब फैक्ट्री बनाए होंगे उसके बिल्डिंग में भी लोहा ही लगा होगा, उसकी फैक्ट्री के बेस में बिल्डिंग में जो है आपको लोहा ही लगा होगा। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बैकबोन है, और इसको जो है आयरन ओर ठीक ठाक पूरा करता है। आयरन ओर में जो है हमारे पास सबसे अच्छी क्वालिटी क्या मिलती है? मैग्नेटाइट मिलती है, जिसमें लगभग 70% का आयरन ओर मौजूद है। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला आप कमेंट कीजिएगा कि मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है। उसके अलावा इसमें अच्छी मैग्नेटिक क्वालिटी भी मौजूद है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज या मैग्नेटिक इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आता है हेमेटाइट का भी फॉर्मूला आपका कमेंट कीजिए, और हेमेटाइट में लगभग 50 से 60% अवेलेबल है। बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बहुत कम क्वांटिटी में भी मौजूद है, मतलब क्वालिटी में भी प्रॉब्लम है, क्वांटिटी में भी। बट सेकंड गुड या सेकंड बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या अवेलेबल है आयरन ओर का, वो है हेमेटाइट, और इसका इस्तेमाल हम लोग उसके बाद करते हैं। अब मैप लेकर के बैठ जाएगा। आयरन ओर हम लोग कहां ज्यादातर मिलता है, पहले तो हम लोग इलाका देखेंगे, फिर एक एक करके रीजन्स भी, एक एक करके पॉइंट्स भी देखेंगे। पहला बेल्ट आपको मिलता है उड़ीसा झारखंड वाले बेल्ट में पहला मिलता है। दूसरा हो गया छत्तीसगढ़ वाला इलाके के दुर्ग बस्तर चंद्रपुर वाले बेल्ट में। पहला कौन सा हो गया? उड़ीसा झारखंड। याद रखिएगा, हम लोग ऐसे चल रहे हैं, उड़ीसा झारखंड वाले बेल्ट में, सारे पेनिनसुला में ही मिलेंगे। उड़ीसा झारखंड वाले बेल्ट में पहला, छत्तीसगढ़ का इलाके में दुर्ग बस्तर चंद्रपुर वाले इलाके में। दूसरा आता है हमारे पास कर्नाटका के बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुरू बेल्ट। बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुरू बेल्ट क्या है? तीसरा बेल्ट कर्नाटका वाले रीजन में है, जिसमें आपको दो नाम तो याद रखने हैं, बेल्लारी और चित्रदुर्ग। दूसरा दो नाम क्या है? चिकमंगलुरु और तुमकुरू। ये कर्नाटका वाले बेल्ट में आ गया। फिर आ गया हमारे पास महाराष्ट्र और गोवा वाले बेल्ट में। कौन से वाले बेल्ट में? महाराष्ट्र और गोवा वाले बेल्ट में। ये चार इलाके याद रखने हैं। फिर से आप ध्यान दे दीजिए, उड़ीसा झारखंड वाला बेल्ट है, छत्तीसगढ़ के रीजन का आपको जो है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है, कर्नाटका वाले रीजन के आपको जो है बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु और तुमकुरू बेल्ट है। कर्नाटका के बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु और तुमकुरू बेल्ट है, और लास्ट में महाराष्ट्र गोवा वाला बेल्ट है। अब एक एक करके रीजन्स पे पॉइंट हम लोग देख लेंगे। उड़ीसा वाले बेल्ट में कौन सी पहाड़ी मिलेगी? लिखते भी चलिएगा, आयरन ओर का अलग बना लीजिए मैप, ठीक है, लिखते भी चलिएगा। बादाम पहाड़ कहां मिलता है? बादाम पहाड़। और बादाम पहाड़ के कौन से वाले इलाके में मिलेगा? मयूरभंज और केंदुझार डिस्ट्रिक्ट, दो जिले एक पहाड़। इलाका कौन सा है? उड़ीसा झारखंड। उड़ीसा झारखंड के बेल्ट में बादाम पहाड़ के रीजन में केंदुझार डिस्ट्रिक्ट और आपको जो है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल रहा होता है। बादाम पहाड़ के माइंस है, जिसमें आपको मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट और केंदुझार डिस्ट्रिक्ट है। उसके अलावा भी आपको जो है सटा हुआ आप कह लीजिए कि जिला है, वहां पर आपको मिलता है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के अलावा आपको गुआ और नोआमुड़ी। फिर से याद रखिएगा, उड़ीसा झारखंड का बेल्ट है, ये उड़ीसा वाले इलाके में आ गया, ये झारखंड वाले इलाके में आ गया। बॉर्डर पर है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। क्या बोल रहा हूं मैं? उड़ीसा वाले इलाके में आ गया, झारखंड वाले इलाके में आ गया, बॉर्डर में है सिंहभूम। मयूरभंज और केंदुझार आपको बादाम पहाड़ में है, मयूरभंज सिंहभूम और केंदुझार बादाम पहाड़ वाले रीजन में है, और उसी बॉर्डर वाले इलाके में आपको गोवा और नोआमुड़ी मिलता है। इन द एडजॉइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड, हेमेटाइट आपको यहां ज्यादा मिलेगा। कौन सा मिलेगा? हेमेटाइट आपको यहां पर ज्यादा मिलेगा। देखिए फिर से समझ लीजिए, आपको जो है हेमेटाइट का मात्रा बादाम पहाड़ में मिल रहा है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट्स और
केंदुझार डिस्ट्रिक्ट में, बगल में ही बॉर्डर पर सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर भी आपको मिल रहा है, और गोवा नोआमुड़ी में मिल रहा है। मार्क जरूर कर लीजिएगा। कहां मार्क कीजिएगा आप मार्क कीजिएगा इस वाले इलाके में, इस वाले इलाके में, यहां पर आप मार्क कर लीजिएगा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, केंदुझार डिस्ट्रिक्ट, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट और गोवा और नोआमुड़ी। ठीक है जी, केंदुझार डिस्ट्रिक्ट, मयूरभंज, सिंहभूम, गोवा और नोआमुड़ी। अब आते हैं छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र वाले बेल्ट में। छत्तीसगढ़ वाले इलाके में कौन सा था भैया? आपको जो है दुर्ग वाला इलाका, बस्तर वाला इलाका। तो दुर्ग बस्तर वाले रीजन्स हो गए, चंद्रपुर वाला इलाका हो गया। यहां पर आपको जो है आपको मिल रहा होता है दूसरे जो दूसरा इलाका है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र वाले रीजन का, या उस बाउंड्री का, या महाराष्ट्र वाला बाउंड्री हो गया या छत्तीसगढ़ वाला बाउंड्री हो गया। तो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर वाला इलाका, दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर वाला इलाका, फिर से समझ लीजिए। पहला इलाका आ गया आपके पास दुर्ग और बस्तर, देन आ गया आपके पास चंद्रपुर वाला इलाका। यहां पर आपको जो है मिल रहा होता है, और यहां पर हेमेटाइट मिल रहा होता है। और ये आपको जो है कौन से हिल्स में मिल रहा होता है, कौन से इलाके में मिल रहा होता है? दैट इज बैलाडीला। कौन से वाले मिल रहा होता है? बैलाडीला। क्या बोला जा रहा है? बैलाडीला पहाड़, बैलाडीला पहाड़, जो कि आपको बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है। बस्तर एक और चीज के लिए फेमस है, जो 31 मार्च 2026 तक अकॉर्डिंग टू होम मिनिस्ट्री भारत से खत्म हो जाएगी। कमेंट कीजिएगा बस्तर वाले इलाके में एक और चीज क्या फेमस है, जो 31 मार्च 2026 तक खत्म कर दिया जाएगा पूरे भारत से। और कौन सा हिल्स में मेजरली है? बैलाडीला। फिर से समझ लीजिए, क्योंकि ये बार बार दिमाग में जाना जरूरी है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र वाले में दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर रीजन है, बैलाडीला पहाड़ी के इलाके में, जहां पर आपको हेमेटाइट ओर मिल रहा होता है बैलाडीला रेंज में। और यहाँ पर जो है 14 से ज्यादा डिपॉजिट्स या 14 से ज्यादा इलाकों में आपको जो है मिल रहा होता है हेमेटाइट ओर। और हम लोग जो इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं विशाखापट्टनम वाले पोर्ट से। विशाखापट्टनम किस राज्य में है जरूर बताइए। विशाखापट्टनम पोर्ट किस राज्य में है जरूर बताइए। तो यहां से हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, और कहां एक्सपोर्ट करके ज्यादातर भेज रहे होते हैं? साउथ कोरिया वाले रीजन में, या यूं कहो कि हम लोग जो है जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहां पर ज्यादा भेज रहे होते हैं, कोरिया वाले रीजन में ज्यादा भेज रहे होते हैं विशाखापट्टनम से। फिर से ध्यान रखिएगा, उड़ीसा महाराष्ट्र वाले बेल्ट में बैलाडीला रेंज में, उड़ीसा महाराष्ट्र वाले छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र वाले के बैलाडीला रेंज में आपको जो है दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल रहा होता है। 14 से ज्यादा डिपॉजिट्स होता है, इसको एक्सपोर्ट किया जाता है विशाखापट्टनम से। अच्छा याद कीजिए वापस वहां छत्तीसगढ़ वाले बेल्ट में, उड़ीसा और झारखंड वाले बेल्ट में, उड़ीसा झारखंड वाले बेल्ट में, उड़ीसा झारखंड वाले बेल्ट में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, केंदुझार डिस्ट्रिक्ट और आपके पास सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, ये फेमस थे। कौन सा वहां पर जो है कह सकते हैं हिल्स थे, वो कमेंट कीजिए। कौन से हिल्स वाले इलाके में थे? कौन से? बादाम पहाड़, याद रहेगा। चलिए अब आते हैं हमारे पास कर्नाटका वाले बेल्ट में। कर्नाटका वाले बेल्ट में, कर्नाटका वाले बेल्ट में क्या था भैया? बेल्लारी था, चित्रदुर्ग था, चिकमंगलुरु था, तुकमुरु था। ये आपको जो है ज्यादा मिल रहा होता है कर्नाटका वाले रीजन में। कुद्रेमुख माइंस, याद रखिएगा, जैसे हर जगह पर कुछ खास पहाड़ों के नाम आ रहे हैं, आपको जो है बादाम पहाड़ आ गया, आपको यहाँ पर बैलाडीला आ गया, वैसे कुद्रेमुख माइंस में आपको जो है ज्यादा से ज्यादा 100% जो है पूरा पूरा एक्सपोर्ट हो जाता है। 100% आयरन ओर एक्सपोर्ट हो जाता है कुद्रेमुख में। और ये जो है दुनिया में सबसे ज्यादा आयरन ओर रिजर्व्स एक जगह मौजूद है, उनमें से गिनती होती है इसकी। इसको हम लोग स्लरी यानी पिघला करके पाइप्स के जरिए मंगलुरु पोर्ट तक पहुंचा देते हैं। स्लरी बना करके पिघला करके पाइपलाइन से मंगलुरु पोर्ट तक पहुंचा देते हैं, और वहां से फिर हम लोग एक्सपोर्ट कर दे रहे होते हैं। तो बेल्लारी, चित्रदुर्ग, तुकमंगलुरु और चिकमंगलुरु, इससे हम लोग मंगलोर पोर्ट तक, मंगलुरु पोर्ट तक, नॉट मंगलोर, मंगलुरु पोर्ट तक। अच्छा, मंगलुरु और बेंगलुरु दो अलग पोजीशन पे, दो अलग दिशा में है, ये भी याद रखिएगा। मंगलुरु पोर्ट से हम लोग जो है बेल्लारी, चित्रदुर्ग, तुकमंगलुरु और चिकमंगलुरु के तुमकुरु और चिकमंगलुरु वाले बेल्ट से भेज देते हैं। जो कुद्रेमुख माइंस फेमस है यहाँ पर, 100% यहाँ के आयरन ओर को हम लोग एक्सपोर्ट कर दे रहे होते हैं। दुनिया के लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट्स एक जगह जहां मिलते हैं, उनमें से एक का नाम कुद्रेमुख भी आता है। महाराष्ट्र गोवा वाले बेल्ट की बात करें, महाराष्ट्र गोवा वाले बेल्ट की बात करें तो ये आपको रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, कहां पर? रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। और ये भी जो है बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है मारमा गांव पोर्ट से। कमेंट कीजिएगा मारमा गांव पोर्ट कहां है, हम लोग देखेंगे ही, बट कमेंट करके पॉज करके बताइए मारमा गांव पोर्ट कहां है। तो यहां पर जो है ओर्स इस्तेमाल होते हैं अच्छी क्वालिटी के, और इसको भी हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं मारमा गांव पोर्ट से, मारमा गांव पोर्ट से। तो रत्नागिरी इलाका हो गया, रत्नागिरी रेंजेस हो गए, वहां पर जो आपको मिल रहा होता है, और मारमा गांव पोर्ट से हम लोग जो इसको डिपॉजिट कर दे रहे होते हैं। कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप बना लीजिएगा। मैंगनीज, दूसरा आता है मैंगनीज।
मैंगनीज क्या है? फेरस ही है, मतलब फेरस मिनरल ही है। मैंगनीज की बात करते हैं। मैंगनीज जो है वो भी स्टील बनाने के लिए या फेरो मैंगनीज ऑयल अलॉय बनाने के लिए भी इसका काम करते हैं। 10 केजी मैंगनीज, नोट कर लीजिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है। 10 केजी मैंगनीज का इस्तेमाल करते हैं 1 टन स्टील बनाने के लिए। 10 केजी मैंगनीज का इस्तेमाल करते हैं 1 टन स्टील बनाने के लिए। और 1 टन बराबर कितना किलोग्राम होगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका इस्तेमाल और कहाँ होता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है, इंसेक्टिसाइड बनाने में इस्तेमाल होता है और पेंट वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल होता है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा आपको मैंगनीज और मिल रहा होता है। कहां पर? उड़ीसा में सबसे ज्यादा मिल रहा होता है। और लगभग जो है 1/3 1/3 33% के करीब जो है भारत का मैंगनीज प्रोडक्शन जो है आपको उड़ीसा से ही हो रहा होता है। नॉन फेरस में चले आते हैं। नॉन फेरस में और क्या क्या आते हैं भैया? नॉन फेरस जो है अलग अलग कैटेगरी के आ जाते हैं, जिसमें आपको लेड आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, एल्यूमिनियम बॉक्साइड आ जाता है, कॉपर आ जाता है। ये सब का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं। आते हैं कॉपर की। कॉपर की हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन कम प्रोडक्शन है। हालांकि कॉपर बहुत अच्छा कह सकते हैं नॉन फेरस मटेरियल है, क्योंकि इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल वायरिंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि गुड कंडक्टर तो है ही साथ अच्छी कह सकते हैं मेलेबिलिटी इसके अंदर मौजूद है, डक्टिलिटी इसके अंदर मौजूद है कॉपर के अंदर। तो हम लोगों को कॉपर जो है बहुत ही कम मात्रा में मिला पाता है, लेकिन मिलता भी है तो कहां कहां मिलता है? बालाघाट मध्य प्रदेश में, खेतरी माइंस राजस्थान में और सिंहभूम झारखंड में। कहां कहां? बालाघाट आपको मध्य प्रदेश में, खेतरी राजस्थान में और सिंहभूम झारखंड। बात करते हैं बॉक्साइट की। बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का एक आयरन और कह रहा हूं, एल्यूमिनियम का एक और है। और इससे जो है आपको क्ले जैसा सब्सटेंस एल्यूमिना मिलता है, जिससे हम लोग फिर एल्यूमिनियम बना लेते हैं। एल्यूमिना मिलता है, उससे हम लोग फिर एल्यूमिनियम बना लेते हैं। और इसको किस तरह के रॉक्स मिलता है? एल्यूमिनियम सिलिकेट्स वाले रॉक में आपको मिल रहा होता है। एल्यूमिनियम और जो है वो बहुत ही ज्यादा खास है इसलिए एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ क्या होता है ना कि ये मजबूती भी दे देता है और हल्का भी बना देता है। मजबूती भी देता है और हल्का भी बना देता है। ये आयरन के साथ मिलकर के मजबूती तो रखता ही है, साथ साथ हल्का बनाता है। इसलिए एरोप्लेन्स या जो भी आप कह लीजिए ड्रोन्स वगैरह को हल्का और मजबूत साथ बनाने के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जा रहा है। साथ ही साथ एल्यूमिनियम जो है गुड कंडक्टर भी है, क्योंकि आप देखिएगा घर से बाहर निकल के जितने भी पोल्स से जो वायर गए हुए वो सब एल्यूमिनियम के ही बने हुए हैं, तो सस्ता है, गुड कंडक्टर भी है, मेलेबल भी है, डक्टाइल भी है। तो इसका इस्तेमाल लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए भी कर रहे होते हैं। ये आपको कहां मिल रहा होता है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल्स के पास, मैकाल हिल्स के पास आपको बिलासपुर वाले इलाके में आपको मिल रहा होता है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ वाले इलाके में। कोरापुट आपको पड़ जाएगा, आपको आप कह लीजिए उड़ीसा वाले इलाके में कोरापुट, बिलासपुर पड़ जाएगा, कटनी पड़ जाएगा, अमरकंटक और मैकाल पड़ जाएगा छत्तीसगढ़ वाले इलाके में। कहां कहां? बिलासपुर, कटनी आपको जो है और अमरकंटक हिल्स और मैकाल हिल्स। अमरकंटक से जो है एक फेमस है, 9th क्लास में पढ़ा होगा, बहुत सारी नदियां निकल रही होती हैं। कोरापुट कहां पड़ जाएगा आपको? कोरापुट पड़ जाएगा आपको उड़ीसा वाले इलाके में। यहां पर आपको जो है ज्यादातर मिल रहा होता है क्या कह लीजिए कि एल्यूमिनियम। और उड़ीसा हमने बताया था 1/3 के करीब जो है 34.97% जो है आपको भारत का 2009 के हिसाब से और जो एल्यूमिनियम है वो कहां से मिल रहा है? बॉक्साइट, वो उड़ीसा से ही मिल रहा होता है। ठीक है जी। उड़ीसा में भी कहां पर? पंचपटमली वो इलाका है जहां से आपको जो है मिल रहा होता है, जो कि आपको कहां मौजूद है? कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के पंचपटमली वाले इलाके से आपको लगभग 34.9 35% मान लीजिए 35% आपको बॉक्साइट और मिल रहा होता है जी। दिन बात आती है माइका की, अभ्रक जिसको आप कह रहे होते हैं। माइका इज मेड अप ऑफ बहुत ही पतले पतले शीट्स के फॉर्म में बना होता है। ये कह लीजिए कि इतने शीट्स बनाएगा तो कुछ सेंटीमीटर भी नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है जी। बहुत थिन शीट्स में आपको मिल रहा होता है और बहुत सारे शीट्स मिला लीजिएगा, थाउजेंड्स ऑफ शीट्स मिला लीजिए तभी कुछ सेंटीमीटर ही आपको जो है परत हो पाता है। माइका जो है ब्लैक, ग्रीन और येलो या ब्राउन के कलर में भी आपको मौजूद होता है। इसकी अच्छी डाई इलेक्ट्रिक कंडीशंस की वजह से या यूं कह लीजिए कि हाई वोल्टेज पर काम करने के तरीकों की वजह से इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं माइका को। माइका आपको ज्यादातर कहां मिल रहा था? छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि आपको झारखंड वाले इलाके में कहते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू में आपको जो है माइका सबसे ज्यादा मिल रहा होता है। वो भी कौन से इलाके? कोडरमा और गया जो हजारीबाग वाले बेल्ट में है। उसके अलावा और आपको कहां मिलेगा? आपको राजस्थान के अजमेर में मिलेगा और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में मिलेगा। कहां कहां माइका मिल रहा है? छोटा नागपुर वाले इलाके में झारखंड के, हजारीबाग वाले इलाके में, कोडरमा गया वाले इलाके में, अजमेर वाले इलाके में राजस्थान के और नेल्लोर आंध्र प्रदेश के इलाके में आपको जो है मिल रहा होता है। लाइमस्टोन की बात करें, लाइमस्टोन बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, क्योंकि लाइमस्टोन समझ लीजिए कि लगभग हर इंडस्ट्री में जरूरत पड़ती है, खासतौर पे स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। लाइमस्टोन कई बार जो है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ आपको जो है कह सकते हैं, हाँ, लाइमस्टोन का इस्तेमाल जैसे मैंने बताया कि बहुत ही बेसिक इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। चाइना के बाद सेकंड नंबर की इंडस्ट्री जो है सीमेंट इंडस्ट्री, वो हमारे पास है। लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट आफ्टर चाइना इज इंडिया।
और ब्लास्ट फर्नेस में यानी समझ लीजिए कि जला करके उसमें से जो है मिनरल्स को पिघलाने वगैरह के इस्तेमाल में जो है लाइमस्टोन की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है। तो लाइमस्टोन का इस्तेमाल हम लोग जो है बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। साथ ही साथ लाइमस्टोन में आपको जो है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट का कॉम्पोजिशन भी देखने को मिल रहा होता है। अब बात करते हैं हैजार्डस की, यानी नुकसान क्या है। नुकसान क्या है, फायदे की तो सब बात करते हैं, नुकसान की बात कौन करेगा। तो नुकसान क्या है भैया, देखिए जितना भी डस्ट या जहरीली धुआं वगैरह निकलती है उससे जो है माइनर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आसपास के लोगों को दिक्कत होती है। पल्मोनरी डिजीज यानी लंग्स से जो है डिजीजेस वो उनको होने लगते हैं। पानी बहुत बार कई बार भर जाता है, जो छत हो जाती है माइंस की यानी ऊपर सीलिंग वाली वो कई बार धंस जाती है, उसके ऊपर की ज़मीन धंस जाता है, इससे कई बार समस्या होती है। पानी जैसे मैंने बताया हो जाता है उससे दिक्कत होती है। जो भी वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको स्लरी बना करके पानी में मिट्टी में फेंक देते हैं, उससे वहाँ पर जो है वाटर पॉल्यूशन लैंड पॉल्यूशन हो जाता है। ये आपको समस्या है। बात आती है कंजर्वेशन की, मिनरल्स को बचाना जरूरत है क्या, और अगर है तो कैसे या क्यों जरूरत है। देखिए हम लोग जो है जानते हैं कि सारे इंडस्ट्रीज में लगभग हम लोग मिनरल्स पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, लेकिन मिनरल्स उतना है नहीं जितना हम सोच के बैठे हुए हैं, या रिन्यूएबल नहीं है कि तुरंत तुरंत रिन्यू हो जाएगा, ये भी ऐसा नहीं है। तो बहुत ज्यादा हम लोग डिपेंड हो चुके हैं, लगभग हर तरह की इंडस्ट्रीज में हम लोग जो है मिनरल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हो चुके हैं, एग्रीकल्चर से लेकर सब कुछ। लेकिन जितना हमारे पास मिनरल मौजूद है वो 1% भी नहीं है अर्थ की क्रस्ट का। बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट कीजिएगा, 1% भी अर्थ की क्रस्ट का हमारे पास मिनरल अवेलेबल नहीं है जितना हम लोग यूज कर पाते हैं। वो भी हम लोग बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत तेजी से। अभी अरावली की बात मैंने कही थी, बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है मिनरल को रिप्लेनिश होने में, जितना तेजी से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, रिप्लेनिश करने में मिलियंस ऑफ साल लग जाते हैं, और हम लोग इतनी तेजी से उसको इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। इसलिए ऑलमोस्ट ये जो है कैसे कह सकते हैं कि इररिप्लेसेबल है, इसलिए उसको हम लोग उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जितना हम लोग तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। और मिनरल रिसोर्सेज जो है बहुत ही कम है और नॉन रिन्यूएबल के कैटेगरी में आती है, इसीलिए हम लोग जो है बहुत ही तेजी से यूज करने चलते हैं। बहुत ही कम दिनों के लिए हमारे पास मिनरल बचा हुआ है, हम लोग लगातार एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, और इसके चलते जो है उसकी मात्रा भी घटती जा रही है और कीमत भी बढ़ती चले जाएगी, खर्च बढ़ रहा है, क्योंकि उतना ही डीप जाना पड़ेगा, ये उतना ही आपको जो है इम्प्योर ओर मिल रहे हैं, उसका इस्तेमाल उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए और खर्च करना पड़ रहा है। ये भी आपको एक समस्या है। इसीलिए आपको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट लगेगा जिसके जरिए हम मिनरल्स का सही इस्तेमाल कर पाए, इकोनॉमिकली उसको कम खर्च में निकालने का काम कर पाए, और रिसाइकल वगैरह रिन्यू करने के काम कर सके, और कम क्वालिटी वाले ओर्स का भी इस्तेमाल करा पाए। इसके लिए हम लोग को कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी लगेगी और कुछ पॉलिटिकल विल भी लगेगा, सोशल विल भी लगेगा, समाज को भी ये समझना पड़ेगा। तो इस तरह के हम लोग रिसाइकल करके या स्क्रैप मटेरियल्स का इस्तेमाल करके या दूसरे सब्स्टिट्यूट्स आपको खोजने होंगे मिनरल्स के, जिसके जरिए हम लोग ये सब बना सके। इस प्रकार ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ हमारे पास, और हम लोग क्यों कंजर्व करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक जगह पर मैंने डाल दिया गया है इसको। चैप्टर ये समाप्त हुआ, आपको कैसा लगे ये जरूर कमेंट करके बताइए, और जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए प्लीज अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और इस चैप्टर से रिलेटेड मैपिंग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक गर्दा मचाते रहिए। हर हर महादेव।